नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा। विगत 5 वर्षों से मैं रसायन का अध्यापक हूं। मैं आप लोगों को आज कक्षा 11 केमिस्ट्री सेकेंड का पहला पार्ट रेडॉक्स अवक्रिया शुरू करूंगा। चलिए भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स अवक्रिया की। ये रेडॉक्स अवक्रिया कक्षा 11 केमिस्ट्री सेकेंड का पहला पार्ट है, रेडॉक्स अवक्रिया। अब बात आई रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में यदि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि अपक्रिया क्या है। अपक्रिया जब पुराने बंध टूटते हैं, मतलब जब पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूट जाएं और नए बंधों का निर्माण होता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म कॉल्ड द रिएक्शन। पुराने बंध टूट जाएं और नए बंधों का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्रिया। निर्माण होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, जैसा अभी मैंने बताया कि रेडॉक्स अपक्रिया के लिए 2 रिएक्टेंट होना नितांत आवश्यक है, मतलब 2 अभिकारक होना आवश्यक ही आवश्यक है। इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। तो बात आई कि ऑक्सीकरण क्या होता है, क्योंकि अगर हमें रेडॉक्स अपक्रिया पहचानना है तो हमको ऑक्सीकरण पता होना चाहिए और अपचयन भी पता होना चाहिए। तो मैं ऑक्सीकरण की कुछ शर्तें लिख रहा हूं, जो है ऑक्सीकरण की मैं कुछ शर्तों को लिख रहा हूं। जैसे पहली शर्त है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। दूसरी बात होती है, जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन निकलता है, तब उसका होता है ऑक्सीकरण। अभी मैं एग्जाम्पलों के द्वारा आपको समझाऊंगा, उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा। अभी तो आप शर्त देखिए। ऑक्सीकरण की प्रथम शर्त है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा। यदि तीसरी कंडीशन की बात करें, जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसका भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब चौथी शर्त आ गई, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, EN का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब ऋण विद्युतीय तत्व। तो बात है ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके ऊपर माइनस होता है। देखो भाई, जैसे ऑक्सीजन की चर्चा करें, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। तो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था कक्षा 9th में, अष्टक नियम। अष्टक नियम का प्रतिपादन लुईस और कासेल ने किया था। इन्होंने कहा था वे तत्व ही अस्थायी अवस्था में होंगे जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनके ऊपर निगेटिव साइन आता है। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 ग्रहण करेगा, तो कितना निगेटिव आ जाएगा, 2 निगेटिव आ जाएगा। तो जिन तत्व के ऊपर माइनस होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो जब किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। पांचवी कंडीशन है, जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो उसका होगा ऑक्सीकरण। तो बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब धन विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, जिस तत्व के ऊपर प्लस होगा, जैसे H प्लस हो गया या Na प्लस हो गया, इन सब के ऊपर प्लस है तो ये धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। लेकिन सबसे लास्ट वाली कंडीशन, एक नोट यहीं पे, नोट हमारा क्या है, यदि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो होगा ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा भाई साहब, ऑक्सीकरण। और दूसरी बात है कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी, डिक्रीज होगी, तो हमारा होगा अपचयन। तो ये इतनी शर्तें हैं
कि किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण। अब कोई कहेगा अपचयन की, तो अपचयन की शर्तें यहीं से आ जाएंगी जो आपने पढ़ा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण। तो बात आई जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका क्या होगा, तो उसका होगा अपचयन। दूसरी बात, फिर वही बात, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, उसका अपचयन होगा। तीसरी बात है जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जहां पे जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसका होगा अपचयन। फिर वही बात, चौथी कंडीशन है जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो बात आई जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकलता है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा, मतलब रिडक्शन होगा। पांचवी कंडीशन है यहां पे जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अपचयन में क्या होगा, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब हम लोग इन सारी बातों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिखा CuO प्लस मैंने लिखा H2, गिव्स आउट क्या बना, गिव्स आउट बना Cu प्लस H2O। अब देखो भाई साहब, शुरू में CuO में Cu के पास ऑक्सीजन था, लेकिन अब CuO से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। मतलब कि CuO में से ऑक्सीजन निकल गया। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका अपचयन होता है, मतलब CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हाँ बच्चों, तो मैं बात कर रहा था रेडॉक्स अपक्रिया की। तो हमने कहा था ऐसी क्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, ऐसी क्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया या अपचयोपचय क्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया कहते हैं। मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया की कुछ शर्तें भी बताई थी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ, जरा एग्जाम्पल को देखिए। जैसे यहाँ पे आपको CuO दिखाई पड़ रहा है, CuO से हमारा बन रहा है Cu, मतलब Cu के साथ O जुड़ा था, अब क्या हुआ, CuO में से Cu निकल गया। तो मैंने कंडीशन बताया था जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका होता है अपचयन, अर्थात Cu में से O निकला तभी तो Cu बना, इसलिए CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हाँ बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे रेडॉक्स अपक्रिया की। ऐसी क्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, ऐसी क्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो हमने उसकी कुछ शर्तें आपको बताई थी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है CuO से बन रहा है Cu, तो यहाँ पे Cu में शुरू में ऑक्सीजन Cu से जुड़ा था, लेकिन बाद को क्या हुआ, CuO से Cu बना। मतलब ये है कि CuO में से ऑक्सीजन निकल गया है, अर्थात किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फिर बात करते हैं H2 की। शुरू में हमारे पास H2 है, H2 से क्या बन रहा है, H2O। तो शुरू में तो H2 था और बाद में क्या बना, H2O। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब H2 में जब ऑक्सीजन जुड़ा तभी तो H2O बना। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसमें CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे Zn है, Zn से क्या बन रहा है, ZnO। तो Zn से ZnO कैसे बना, तो शुरू में Zn था, अब बन रहा है ZnO, अर्थात Zn में ऑक्सीजन जुड़ा। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे हमारे पास शुरू में था FeO, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड से क्या बना, Fe बना। कहने का तात्पर्य है फेरस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका होता है अपचयन, तो उसका होता है अपचयन। तो यहाँ पे Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, FeO का अपचयन हो रहा है। ये दोनों अपक्रिया किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का, या अपचयोपचय क्रिया का, या रेडॉक्स अपक्रिया का। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे Cu डबल प्लस था,
Cu डबल प्लस से Cu बन रहा है। किस ये Cu परमाणु है, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो डबल प्लस से 0 हो रहा है। तो हमने अभी बताया था जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है तो होता है अपचयन। तो यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या शुरू में 2 प्लस थी, अब कितना हो गई, 0 हो गई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो होता है अपचयन, अर्थात Cu डबल प्लस का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और Ni की ऑक्सीकरण संख्या, Ni परमाणु है तो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, 0 से कितना बन रहा है, Ni डबल प्लस, 0 से बन रहा है Ni डबल प्लस। तो Ni की 0 से 2 प्लस हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये जो तीनों रिएक्शन आपके सामने हैं, ये किसके उदाहरण हैं, ये रेडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण हैं। हाँ बच्चों, हम लोग कुछ एग्जाम्पल की और बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है SnCl2, SnCl2 से बन रहा है SnCl4 और FeCl3 से बन रहा है FeCl2। अब हमें ये बताना है कि ये रेडॉक्स अपक्रिया है कि नहीं, तो हम लोग कैसे जानेंगे, यहाँ पे Cl के नीचे 2 लिखा है, तो इसका मतलब है Sn के ऊपर 2 प्लस है और Cl के ऊपर कितना माइनस है, 1 माइनस। यहाँ पे FeCl3 लिखा है, तो ये 3 कैसे आया, ये 3 तब आया होगा जब Fe के ऊपर 3 प्लस रहा होगा, और Cl के ऊपर हम लोग जानते हैं कितना माइनस होता है, 1 माइनस। सबको पता है Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि हम जब कक्षा 9th में थे तो अष्टक नियम पढ़ा गया था। अष्टक नियम क्या होता है, कोई तत्व तब अस्थायी अवस्था में होता है जब उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन Cl के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः इसे अस्थायी अवस्था में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो Cl के ऊपर 1 माइनस आएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 कैसे आया, जब Sn के ऊपर 4 प्लस रहा होगा। Cl के ऊपर कितना माइनस है, 1 माइनस है। यहाँ पर यदि चर्चा करें तो Fe के ऊपर 2 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। तो हम लोग इस समीकरण में देख रहे हैं क्लोरीन की मतलब Cl की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित तो नहीं हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित किसकी हो रही है, SnCl2 में Sn की कितनी हो रही है, 2 प्लस से कितना हो रही है, 4 प्लस। तो देखा जाए Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो रही है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो SnCl2 का हो रहा है ऑक्सीकरण। मैंने कहा SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन बात पे गौर करना, SnCl2 में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, Sn का, क्योंकि SnCl2 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कितना हो रही है, +4 हो रही है। जब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उसका होगा ऑक्सीकरण। यहाँ पे यदि FeCl3 की बात करें तो FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है और वहां पे FeCl2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। मतलब कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 से +2 हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है, तो होता है अपचयन। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की यदि चर्चा करें तो यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब है Sn के ऊपर 2 प्लस है। अब Sn के नीचे 1 लिखा है, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब है Cl के ऊपर 1 माइनस है। यहाँ पे Cu के ऊपर 2 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। यदि इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब Sn के ऊपर 4 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। Cl की चर्चा करें तो Cu के ऊपर 1 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। तो यदि देखा जाए तो Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कितना हो रही है, +4, क्योंकि हम जानते हैं इस पूरे समीकरण में Cl की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन किसके हो रहा है, Sn, और Cu की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कितना हो रही है, +4, तो +2 से +4 हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, कहने का मतलब है SnCl2 में Sn का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे CuCl2 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो +2 से कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इसका मतलब है Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
क्योंकि Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +1 हो रही है। अतः ये दोनों उपक्रिया जो मैंने लिखा है SnCl2 + FeCl3 गिव्स आउट SnCl4 + FeCl2, ये भी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का, इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अपक्रिया, इसी का तीसरा नाम है अपचयोपचय अपक्रिया। और यहाँ पे जो नीचे लिखा है SnCl2 + CuCl2 गिव्स आउट SnCl4 + CuCl, ये भी किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का या रेडॉक्स अपक्रिया का या अपचयोपचय अपक्रिया का उदाहरण है। हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार आता है विस्थापन अपक्रिया। पहला प्रकार आएगा विस्थापन अपक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है एकल विस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एकल विस्थापन की। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया एकल विस्थापन का, जो नहीं समझ रहे हैं एकल विस्थापन वो देख लें। तो A+ जैसे मैंने लिखा BC गिव्स आउट क्या बनेगा? AB प्लस बनेगा C। अब ये एकल विस्थापन का उदाहरण है। यहाँ पे क्या हुआ, A की सक्रियता ज़्यादा थी, A ज़्यादा सक्रिय था, A जो है ज़्यादा सक्रिय था, इसने BC में से C को डिस्प्लेस कर दिया, अर्थात C को हटा दिया। मतलब C क्या था? कम सक्रिय था, कम सक्रिय था। मतलब अगर हम लोग डिफिनेशन देना चाहें, जब एक पदार्थ विस्थापन अपक्रिया की डिफिनेशन देना चाहें, जब एक पदार्थ किसी यौगिक में से दूसरे पदार्थ का विस्थापन कर देता है तो ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, Zn + CuSO4 गिव्स आउट, हमारा बना ZnSO4 प्लस क्या बना? Cu प्लस क्या बना? Cu। अब ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे Zn था, तो आप लोगों को पता है, हाई स्कूल में पढ़े आप लोग कि Zn की सक्रियता क्या होती है? ज़्यादा सक्रिय होता है। Zn की तुलना में Cu कम सक्रिय होता है। तो ज़्यादा सक्रिय होने के कारण Zn CuSO4 में से Cu को हटा देगा, क्या बनाएगा? ZnSO4। हम लोग जानते हैं कि Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्यों? क्योंकि Zn परमाणु है, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे यदि चर्चा करें CuSO4 में, तो आपको पता है कि SO4 क्या होता है? डबल माइनस, इसे क्या कहते हैं? सल्फेट आयन। तो यदि SO4 के ऊपर डबल माइनस है तो Cu के ऊपर कितना प्लस होगा? डबल प्लस होगा। यहाँ भी SO4 के ऊपर कितना माइनस होता है? डबल माइनस। तो Zn के ऊपर कितना प्लस होगा? डबल प्लस होगा। Cu परमाणु है, तो परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तो यदि देखा जाए तो Zn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। मतलब कि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है। जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है। अतः जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण। और यदि हम लोग चर्चा करें CuSO4, तो CuSO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। तो +2 से ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है? Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कितना हो रही है? 0 हो रही है। अतः ये ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? घट रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो अपचयन होगा, मतलब कि क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये हो गई जो एकल विस्थापन अपक्रिया है, ये हो गई जो है रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण हो गई। मतलब कि विस्थापन अपक्रिया में जो एकल विस्थापन अपक्रिया होती है वो किसका उदाहरण होती है? रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण होती है। अब हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया की चर्चा करें, जो हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया की। क्या द्विविस्थापन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण होती है? चलो भाई देखते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण होती है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। सबको पता है कि Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बोरबरी के नियमानुसार 2,8,1। तो अस्थायी अवस्था कहती है कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन Na के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः ये अस्थायी अवस्था में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनाएगा? Na+ बनाएगा। तो अगर Na के ऊपर प्लस है तो Cl के ऊपर क्या आएगा? माइनस। Ag के ऊपर +1 होगा तो NO3 के ऊपर -1 होगा। Cl के ऊपर -1, Ag के ऊपर +1। ऐसे ही Na के ऊपर +1, NO3 के ऊपर -1।
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां भी Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 है और उत्पाद साइड में भी Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। यहां पे Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और यहां भी Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। Ag की ऑक्सीकरण संख्या अभिकारक साइड में +1 है तो उत्पाद साइड में भी +1 है। NO3 की ऑक्सीकरण संख्या अभिकारक साइड में -1 है तो उत्पाद साइड में भी कितना है, -1 है। कहने का तात्पर्य है कि इस अभिक्रिया में जो भी तत्व लिए गए हैं अभिकारक और उत्पाद की ओर, दोनों तरफ किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः यहीं से एक बात क्लियर हो गई कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होती। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एकल विस्थापन ही रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होता है। हाँ बच्चों, हम लोग बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। क्या वियोजन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो आप लोग जानते हैं वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन, जब कोई एक अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने है सिल्वर ऑक्साइड का Ag2O का हमने हीट डिसोसिएशन किया, मतलब कि उष्मा देकर वियोजन किया तो हमारा क्या बना, Ag+O2 बना। तो यदि हम लोग देखें तो Ag2O में O की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और Ag की ऑक्सीकरण संख्या +1 है और यहाँ पे Ag की ऑक्सीकरण संख्या 0 है क्योंकि परमाणु है, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। O2 हमारा अणु है, लेकिन ये जो O2 अणु है ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में आपको बता देता हूं, जैसे हो गया O2 Cl2 Br2